यह है आपका फैराडे का प्रथम नियम, 2 मार्क्स का गिनती के, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है। फैराडे के नियमों में ये कौन सा है, प्रथम नियम है उसका। फैराडे ने ये नियम दिया कि मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है तो ये वाला पूरा रॉड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये रॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो यहाँ पर आपके मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं जो आयन थे, उनमें से ही आपका जो सोडियम वाले हैं वो प्लस की साइड, नेगेटिव की साइड जाने लगे, प्लस वाले यहाँ इकट्ठा होने लगे, माइनस वाले यहाँ इकट्ठा होने लगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो फैराडे ने सबसे पहला नियम जो दिया वो ये कहता है कि यदि हमने किसी बैटरी को या किसी विद्युत अपघट्ट का विद्युत अपघटन कराया तो उसमें उपस्थित धातु की मात्रा, मतलब कितने ग्राम, कितने जो यहाँ पर इकट्ठी हो रही है ना धातु, वो सोडियम कितने ग्राम उपलब्ध होगा, सोडियम कितने ग्राम उपलब्ध होगा, W वो समानुपाती है जितना ज्यादा हमने आवेश बहाया इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स पर। विद्युत धारा नहीं, आवेश। विद्युत धारा अलग है, विद्युत धारा तो सेकंडों में काम करती है कि प्रति सेकंड में कितना क्या चल रहा है, जबकि ये है कि आवेश की कुल मात्रा कितनी आई आपके पास। मैंने अभी हल्का बताया था, एक बार आपने करवा दिया, NaCl खाली किया, फिर से करवाया, मतलब बैटरी लगातार दे रही है आपका आवेश, आपको लगातार इलेक्ट्रॉन आपके पास मिलेंगे। यदि ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, जितना ज्यादा आपको आवेश मिलेगा आपका निक्षेपण उतना ही ज्यादा। सो W समानुपाती Q, ये है प्रथम नियम कि विद्युत धारा की जो आपका जो धातु है उसके निक्षेपित होने की जो मात्रा है वो आपके विद्युत आवेश के या विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती। यहाँ मात्रा कहने का मतलब एम्पियर में नहीं है, आवेश कूलाम में है। क्या ये बात सही है क्या? ठीक है। सो W समानुपाती Q, सो W ये हटेगा बराबर समानुपाती स्थिरांक Z आया यहाँ पर, ZQ, W बराबर ZQ की जगह क्या रख दिया, IT। अरे पढ़ाइए ये तो फॉर्मूला आपने, ठीक है। सो Q की जगह IT रख दिया। सो अब ये ऐसा चलने लगा मैटर कि आपने कितने सेकंड तक मान लिए कि आपने विद्युत धारा प्रवाह की कितने एम्पियर की। सो आपसे सवाल बन जाते हैं छोटे छोटे सवाल की कि 4 एम्पियर धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित की तो कितना क्या होगा। अब सवाल यहाँ पर Z को लेकर भी है, फिलहाल के लिए उस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करते हैं। इसे कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं इसे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। Z यहाँ समानुपाती स्थिरांक की तरह है, और इसका कैलकुलेशन करेंगे, चिंता ना करें, फिलहाल के लिए इस पर ज़्यादा डीप डाइव नहीं होते, ठीक है। सो W जो मात्रा है वो आपकी समानुपाती होगी क्योंकि W बराबर Z की, W बराबर ZIT। आपको कुछ नहीं लिखना है, फैराडे के नियम में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना बता देना है कि जो आपकी निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित होने वाली धातु की मात्रा विद्युत धारा की मात्रा किस समानुपाती आती है। यदि वह W और वो Q है तो W समानुपाती Q, W बराबर ZQ, Q की जगह हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT। सो W बराबर ZIT, जहाँ W ये है, Z ये है, I ये है, T ये है। क्या ये बात सही है? कहती हैं यह है आपका फैराडे का प्रथम नियम, 2 मार्क्स का गिनती के, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज का सेकंड नियम, द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम इस बात को लेके बनाया गया। प्रथम सबसे पहली बात सुने, सबसे पहली बात फैराडे के प्रथम नियम में केवल एक ही धातु निक्षेपित हो रही है, मतलब एक ही विलयन लिया था। फैराडे के द्वितीय नियम में कई विलयन लिए जा सकते हैं, एक साथ लिए जा सकते हैं, बैटरी एक ही जगह कनेक्ट होगी। अब सवाल यहाँ पर बनता है ये कि इसमें कंडीशन जो जोड़ी गई वो ये जोड़ी गया कि जो सेल है, जो आपने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, अलग अलग विलयन ले लिए हैं, वो अलग अलग विलयन श्रेणी क्रम में होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सही है भाई? इतनी क्या रेजिस्टेंस में भी पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस में भी पढ़ा होगा आपने प्रोबेबली। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है बैटरी कनेक्ट करते थे, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो आप श्रेणी क्रम का क्या मतलब होता था, इसका एंड पॉइंट अगले के स्टार्टिंग पॉइंट से आना चाहिए, तो आपने एक और लगा दिया, फिर इसका एंड पॉइंट अगले पॉइंट के आना चाहिए, यही होता था श्रेणी क्रम, ठीक है ना, ठीक है। समांतर क्रम एक है, इन दोनों के स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होनी चाहिए, वो समांतर क्रम बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, फिलहाल के लिए ये आदि श्रेणी क्रम में है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी में बैटरी जो मैंने इसमें सेल जोड़ दिए, तो ये ऐसा था ये डायग्राम, देखें जरा प्लीज।
ये डायग्राम था ऐसा, इन सबको दोनों लोगों को डिलीट कर दो। ऐसा था, ये बैटरी थी, ये इससे ऐसा कनेक्ट हो रही थी, ऐसा। समझ में आ रहा है कि? अब मैंने क्या किया, इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से कनेक्ट कर दिया, इसका माइनस वाला इसके प्लस, और भी रखते जाइए, लास्ट में यहाँ माइनस वाला बचेगा, वो उसकी बैटरी से सिरे से जोड़ दिया। सो अब ये किस में आ गए? श्रेणी क्रम में। ये किस में आ गए? श्रेणी क्रम में। समानता क्रम कब बनता है इसका? समानता क्रम तब बनता है जब इन दोनों से ये होते कनेक्ट, इन दोनों से ये भी और इन दोनों से ये भी। बोलो बात सही है क्या नहीं थी क्या? नहीं। सो दोनों के स्टार्टिंग एंड पॉइंट क्या हो जाते? मैच खा जाते, तो वो आपके समानता क्रम में आ जाते तीनों। फिलहाल के लिए ये किस में लेना है? श्रेणी क्रम में ले लिया, ठीक है, श्रेणी क्रम में लिया। अब तो यहां पर ये कहता है कि यदि आपने श्रेणी क्रम में ले रखा है तो श्रेणी क्रम में लगाने पर बिलियनों में निक्षेपित होने वाली धातु की मात्रा, श्रेणी क्रम में लगाए गए बिलियनों में निक्षेपित होने वाली धातु की मात्रा। अब आप समझेंगे धातु की मात्रा कैसे? देखो AgNO3 लिया, इसमें धातु कौन है? Ag, तो Ag निक्षेपित होगा, यहाँ पर सिल्वर मिलेगा आपको। यहाँ पे कौन निक्षेपित होगा? कॉपर। यहाँ पे कौन निक्षेपित होता? आयरन। सही है। और दूसरा बिलियन ले लिया तो अलग अलग मान लीजिए कि निक्षेपित होना शुरू करेंगे, जो भी आपने धातु में मान लीजिए ले रखा, मान लीजिए Na2SO4 ले लिया तो सोडियम निक्षेपित हो जाएगा। मतलब ऐसा जो धातुएं निक्षेपित होंगी उनकी मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक या सॉरी तुल्यांकी भार, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार के क्या आते हैं? आपका समानुपाती। ये Z नहीं है, ये E है, अलग है, वो अलग है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग है, तुल्यांकी भार अलग है, ठीक है ना? ध्यान रखना पहली बार। सो W समानुपाती E होता है। आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार के रिलेशंस को। यदि W समानुपाती E होता है तो W1 बटे W2 बराबर क्या हो जाता है? E1 बटे, बोलो ये चीज तो फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, सही है ना? ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैंने E1 को यहाँ पहुँचा दिया, W2 को यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा? W1 बटे E1, W2 बटे E2, अगर 3 4 और जुड़े हैं तो W3 बटे E3 या W4 बटे E4। बोलो ये बात सही है क्या? ठीक है। अभी केवल एक पॉइंट बच रहा है कि इसमें E क्या था, ठीक है? तो लेंगे उसको देख लेते हैं। फिलहाल के लिए इसका मतलब समझ में आया क्या है इसका सेंस? सो अगर मैं जैसे कि इन तीनों के लिए संबंध बनाना चाहूं तो WAG बटे क्या आ जाएगा? EAG। ये W कॉपर बटे E कॉपर, WFE बटे में क्या आ जाएगा? EFE, ठीक है? तुल्यांकी भार क्या है? सो तुल्यांकी भार जो E होता है वो होता है मोलर द्रव्यमान बटे N फैक्टर। हालांकि ये चीज़ें आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं डाली गई, ज़्यादा क्या डाली ही नहीं गई है, ना के बराबर। ये होता है आपका तुल्यांकी बराबर भार, तुल्यांकी भार बराबर होता है M मोलर द्रव्यमान बटे में N फैक्टर। N फैक्टर को निकालने के 7-8 तरीके होते हैं, अलग 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 अलग। रेडॉक्स रिएक्शन में अलग निकलता है। किसी को याद है 11th से थोड़ा मोड़ा N फैक्टर? कोई बात नहीं, सुनिए इसको अलग अलग रेडॉक्स रिएक्शन में अलग निकलता है। मतलब आपके मुक्त मूलक दिए हैं तो अलग निकलता है, सॉल्ट के लिए अलग आता है, कैटाइन के लिए अलग आता है, एनाइन के लिए अलग आता है। फिर यदि मान लीजिए कोई ऑक्सी एसिड्स ले लिए जैसे कि आपका H3PO4, H3PO2, इनके लिए अलग कैलकुलेट होता है। 7-8 तरीके हैं इसको निकालने के। चिंता का बिल्कुल विषय नहीं है, आपके में पूरा डीप डाइव नहीं होना है। फिलहाल के लिए मैं आपको स्ट्रेट पॉइंट बताता हूँ, उससे सारा काम बन जाएगा आपका। क्या कि यदि आयन है, जैसे कि ये आयन है, AgO बिलियन में रहेगा, आयन के रूप में रहेगा। यहाँ जो रहेगा वो आयन के रूप में रहेगा, ये जो रहेगा आयन के रूप में। आयन पे जो चार्ज आ रहा है वही उसका क्या समझ लेने का? N फैक्टर। तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम था, तो सोडियम क्लोराइड के लिए N फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि Na प्लस था, प्लस का 1, सही है। इसके लिए AgNO3 के लिए कितनी हो जाएगी? +1, क्योंकि आप समझे नहीं आयन क्या है। आयन यहाँ Ag प्लस है और NO3 माइनस, ये पूरा एक है, पूरा एक आयन है NO3 माइनस का, ठीक है ना? ठीक है, Ag प्लस है। अच्छा, जिस प्रकार से जैसे आप इसको समझो, ये आपको तो याद होगा Cu2 प्लस होगा लेकिन SO4 2 माइनस, क्योंकि ये पूरा एक आयन है, ठीक है? तो आगे से इस पे कितना है? 2 है, तो N फैक्टर का वैल्यू कितना रहेगा? क्या ये बात सही है क्या? ठीक है। अच्छा, FeCl3 पे आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? क्योंकि FeCl3 में Fe3 प्लस है और 3 Cl माइनस। बोलो ये बात सही है क्या? ठीक है भाई। सो
एन फैक्टर, ये आपने जैसे कि CuSO4 का निकाला तो आपने एन फैक्टर की जगह आपके 2 रख दिया, ठीक है। तो आपको जब ECU निकालना है, ECU, तो ये हो जाएगा MCU बटे में कितना आ जाएगा, EAG निकालना है तो EAG बराबर MAG बटे में क्या आ जाएगा 1। EFE निकालना है तो MFE बटे में क्या आ जाएगा 3। इस केस में 3। यदि FeCl2 होता तो वो 2 निकलता है। क्या ये बात सही कहते हैं? सो ये ना मोलर द्रव्यमान हमेशा फिक्स होता है, बदला नहीं जा सकता, ठीक ना भैया। तुल्यांक भार बदलता रहता है, तुल्यांक भार सबके केसेस में अपना अपना आएगा, क्योंकि अगर Cu प्लस में है, +1 में है, तो वो जैसे कि आपका CuCl, अरे हल्ला नहीं, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, CuCl तो आपका प्लस का बनाएगा, लेकिन CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड नाउ प्लस का 2 आएगा भाग देने पर, तो आपका बदलेगा, ये चेंज होगा। जैसे कि क्रोमियम, क्रोमियम तो इतनी जगह पे मान लीजिए दर्शाता है, मान लीजिए उसका एन फैक्टर +2 में भी आता है, +4 भी आता है, +6 भी आता है, अलग अलग इस तरीके से मान लीजिए कि निकाले जाते हैं मान। कोई यहाँ ये ना सोचे कि यदि आवेश नहीं रहेगा तो क्या होगा, आवेश नहीं रहेगा तो आप उस अभिक्रिया को देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि शुद्ध अवस्था में धातु यहाँ पे पड़ी हुई है और आयन के फॉर्म में भी आ रही है, तो शुद्ध अवस्था का तो कैसे नहीं बनेगा। एटलीस्ट इसके लिए हाँ निकाला जाता है, फिर भी मुक्त मूलक कहते हैं, अंतिम कोष में आने वाले इलेक्ट्रॉनों का भाग दिया जाता है उस केस में, यदि मान लीजिए कि मुक्त मूलक के रूप में किसी का कैलकुलेशन होना है और निश्चित है। तो फिलहाल आपके इसमें कॉन्ट्रैक्ट मतलब बोर्ड में ये बातें इतनी ज़्यादा रखी नहीं गई है, लेकिन इतना जरूर रखा गया है EAG, तो आपको ये सवाल करना आना चाहिए। तो मतलब प्लस माइनस को देखकर आपका बैलेंस करना है, जितना पॉजिटिव चार्ज नेट पॉजिटिव रहेगा वो आपका लिख दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बात सभी को समझ में आया कि सेकंड लॉ किस बात की किस बेसिस को दिया गया। बेसिकली वो ये बताता है, इस पे सवाल भी रहेंगे आपकी, चिंता ना करें, कि आपका अलग अलग श्रेणी क्रम में लगाने पर विलयन में निक्षेपित होने वाली धातु की मात्रा उनके तुल्यांक की भारों के समानुपाती आती है। सो लगा दिया आपका W समानुपाती W1/W2 E1 बटे में क्या लगा दिया E2। इनमें से कोई भी, इसमें यह फायदा हो जाता है यदि कोई एक दिया है बाकी को निकाल सकते हैं। मैं जनरली सवाल इसी की बेसिस पे बनते हैं। सो 2 या 3 सेल लगा के आपसे भी पूछ लेंगे कि भाई ये जो है ये इतने ग्राम निक्षेपित हुआ, तो बताइए ये कितने ग्राम निक्षेपित होगा। तो इनका मान रख देंगे, इनका मान रख देंगे, ये निकालेंगे हम इसी तरीके से, और ये मान सवाल में दिया होगा तो ये निकाल देंगे कि कितना आपका निक्षेपित हो रहा है। हाँ, एम मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अच्छा रही बात देखो नॉर्मलता, नॉर्मलता जो आपने मान लीजिए कि नाम तो एटलीस्ट सुना ही है, 11th में मान लीजिए थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी होगा। नॉर्मलता में कुछ और नहीं है, देखो जो आप कहते हैं कि मोलरता क्या है, मोलरता, मोलरता क्या है आपकी, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की, यहाँ नॉर्मलता प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांकी भारों की संख्या। सो जो तुल्यांकी भार जो E है वो आ जाएगा बस वहां मोलर द्रव्यमान की जगह। सो जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपने ये पढ़ रखा है कि मोलरता M बराबर NB बटे V, बोलो यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक ना ठीक। सो NB का कैलकुलेशन कैसे निकलता है, WB बटे में MMB N2 में भी, बस नॉर्मलता N बराबर WB वैसा का वैसा ही रहेगा। ये जो MMB है ये बदल जाएगा EB, जो E अभी हल निकलवाया है, E जो अभी हल निकाला है। सो यही ये कारण होने के कारण मोलरता और नॉर्मलता में संबंध भी बन जाएगा। कैसे कि ये WB ये EB क्या हो जाएगा M बटे N फैक्टर, तो N फैक्टर पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये क्या जाएगा MMB इंटू में N फैक्टर इंटू में V, ये क्या है आपका मोलरता, तो N बराबर M इंटू N फैक्टर। सो ये बन जाएगा आपके मोलरता का और नॉर्मलता का संबंध। और नॉर्मलता की मैंने परिभाषा के तौर पे बता दिया है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या या प्रति लीटर विलयन में उपस्थित तुल्यांकी भारों की संख्या क्या बन जाएगी आपकी नॉर्मलता। नॉर्मलता का कैलकुलेशन इसलिए हर विलयन के लिए अलग रहेगा। अच्छा एक मिनट, जिन विलयनों में आवेश प्लस का 1 रहेगा तो NaCl की मोलरता नॉर्मलता हमेशा सेम आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, NaCl की मोलरता और नॉर्मलता हमेशा सेम आएगी। बोलो क्यों आएगी, क्योंकि N फैक्टर का वैल्यू क्या रहेगा 1। बोलो बात सही है। एक मिनट आप बताइएगा, अब आप CuSO4 के विलयन की मोलरता जो भी आई, CuSO4 के विलयन की मोलरता जो भी आई, मोलरता का मान यहाँ पे रखा जाएगा। मान लीजिए कि मोलरता का मान 3 है, ठीक है।
तो बताइए नॉर्मलता निकालने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कितने का? बस खत्म, नॉर्मलता 6 हो जाएगी। क्या ये बात सही है कहती क्या नहीं भाई? क्योंकि CaSO4 का n फैक्टर कितना निकलेगा आपका? 2 रख देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो मान निकल आएगा। नॉर्मलता ने अगर किसी ने ऐसे ही पूछ लिया तो कुछ नहीं करना है, MMB रख देंगे, n फैक्टर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा नॉर्मलता का। लेकिन चिंता ना करें, नॉर्मलता की कैलकुलेशन एक्चुअली में रखे नहीं गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत शानदार टॉपिक में से है नॉर्मलता। नॉर्मलता को अंडरस्टैंड करना और मतलब n फैक्टर के जरिए मतलब कैलकुलेट करना, ये अक्सर आपका नीट का या मान लीजिए कि JEE का तो हमेशा टॉपिक रहता है नॉर्मलता पे। सुनिए, तुल्यांक की चालकता, वैसे ये मतलब जो है अब कभी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था। तुल्यांक की चालकता मतलब ये है जो आपका, जिसे आप तुल्यांक की भार बोल रहे हैं, आप जिसे आप मोलर भार बोल रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे थे? मोलर भार। जब 1 मोल 1 लीटर में उपस्थित हो तो आप उसे मोलरता बोल रहे थे, कितनी भी मान लीजिए जो भी आ रही है। अब ऐसे ही एक तुल्यांक की भार जब 1 लीटर में उपस्थित हो उसे कहते हैं नॉर्मल। एक नॉर्मल, 1 मोल ऐसी 1 नॉर्मल, ठीक है। जो तुल्य जो आपकी मोलर चालकता थी, मोलर चालकता मतलब ऐसे विलयन की चालकता जिसमें विलयन जो आपका विद्युत अपघट है उसका कितना हो? आपका 1 मोल। 1 मोल की चालकता, सही है, 1 मोल जितने भाई आयतन में है। अब तुल्यांक की चालकता जिसमें उसका 1 तुल्यांक की भार हो या 1 ग्राम तुल्यांक हो। सो जो आपने लैम्डा m बराबर लिखा था वो क्या लिखा था? K/m लिखा था, यहां K/n कर दीजिए, नॉर्मलता, सीधी बात ये। ठीक, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? सो वो तुल्यांक की चालकता जिस भी शब्द में, प्लीज ध्यान दें, बात ना करें, वो लैम्डा m नहीं कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा लैम्डा EQ। EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब होता है तुल्यांक, ठीक ना? तो जैसे कि मोलरता को मोलैरिटी कहते हैं, वैसे ही आपका जो आपका तुल्यांक होता है, तुल्यांक की भार, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। यस बताओ, वो होना ही है, कर दीजिए, एक ही बात है, बराबर आ जाएगा दोनों, ठीक है ना? ठीक है, नहीं आप मोलरता की जगह जैसे जहाँ पे भी रखना चाहेंगे नॉर्मलता को, तो n फैक्टर का आपको कैलकुलेशन कर लेना, n फैक्टर का कैलकुलेशन, मात्र n फैक्टर का कैलकुलेशन ही है मोलरता और नॉर्मलता में अंतर, बस और कुछ नहीं है एडिशनल। ठीक, सुने जरा ध्यान से, हेलो प्लीज, बात ना करें। अच्छा जी, सो मेरे हिसाब से यहाँ तक की कहानी सभी की क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, 1 मिनट दीजिए जरा, मैं पढ़ देता हूँ 1 मिनट। ये कहानी लिख गई थी क्या? दिखाइए दिखाइए। हाँ, यहाँ से है, प्लीज बच्चे बात ना करें, ध्यान दें। माइकल फेराडे ने सन इतने में ऐसा, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो सन 1 वगैरह रहते हैं वैसे तो मतलब 1 2 4 नियमों में ही है, मतलब एक ये फेराडे का मान लो, एक कॉलरास का और होगा, वो है आपका 76 का। लेकिन बात नहीं, सन वगैरह अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो गलत मत लिखिएगा, लिखिएगा ही नहीं। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो लिखिएगा नहीं, ठीक है ना? ठीक है, नहीं सन वगैरह के मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि मतलब इसी साल कक्षा 10वीं में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसका? मैथ्स में था, मैथ्स में था, कोई सन ही उसका पूछा गया था, मतलब किसने में पूछा गया, ऐसा कुछ करके था, मतलब थोड़ा क्वेश्चन कम याद है। पाइथागोरस का था या किसका था? थेल्स का, जिसका भी हो, जिसका भी, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसे उठ पटांग चीज़ों के पूछने मतलब वाली बात तो बात ही अलग है, लेकिन 2 4 5 नियम हैं आपकी में जिसमें भी आए, ठीक है ना? मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ, तो आपका जो भी आपका 2 4 नियम के हैं तो बस याद कर लेना, ऐसा कुछ वो नहीं है, मोटा मोटा तौर पे याद है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा पूछेगा, ठीक है ना? बाकी पूछने को तो देखिए फिर तो प्रश्न क्या, तो कोई अनंत ही है, कोई पूछने कुछ भी पूछ सकता है। बोले माइकल फेराडे के बच्चे का नाम क्या था? अब हमें क्या पता क्या नाम था, ठीक ना? ठीक है, नहीं भैया उन्होंने कहा कि माइकल फेराडे के घर का नाम क्या था, उन्होंने कि फेराडे अंकल कहते थे। तो भाई ऐसे उठ पटांग सवाल तो, और बोर्ड को ऐसे सवाल पूछने में बहुत मजा आता है। वो ये समझते हैं कि बच्चे इंटेलिजेंट होंगे ऐसे सवालों से, बताइए, मतलब स्टैटिक डेटा से इंटेलिजेंट करवाना चाहते हैं, हैं? चलो कोई बात नहीं, सुने
माइकल मतलब लिखा है माइकल फैराडे ने 1832, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा Q के समानुपाती है। W समानुपाती Q, W बराबर जेड क्यू। जेड समानुपाती के स्थिरांक जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। Q बराबर आई टी, W बराबर जेड आई टी। किसी भी परिभाषा हल्ला नहीं, किसी भी शब्द को या किसी भी मान लीजिए कि क्वांटिटी को, स्थिरांक को जब परिभाषित करते हैं तो बाकी चीज़ों को एक मान लेते हैं जनरली। आपने फिजिक्स में ऐसा कई बार किया ही होगा। तो I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, W बराबर क्या आ गया जेड। नीचे क्या लिखा है, अर्थात किसी विद्युत अपघट्ट में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किए करने पर उनकी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा को उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। ठीक, इसको निकालने का और दूसरा तरीका भी दिया गया, नोट में लिखा हुआ है। फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों से विद्युत धारा की समान मात्रा को, मतलब कुल मिला के ये है कि वही वाला एम्पियर जो आपका आई चल रहा है वही वाला प्रभावित कर दिया, कनेक्ट कर दिया, सीधी बात है। आप इसको इतना डिटेल में नहीं करना चाहते ना तो सीधा निपटा सकते हैं। जब श्रेणी क्रम में विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों को जोड़ा जाता है तब, सीधी बात, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की भार उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। यहाँ पे भार का मतलब वो वाला mg मत लगा देना, ठीक ना देखा नहीं। भार का मतलब यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान से, ठीक ना देखा नहीं। फिर वहाँ कहे कि भार में और द्रव्यमान, मास्टर फिजिक्स में कुछ और पढ़ लिया है, ठीक ना देखा नहीं, ऐसा मत बोलना। W समानुपाती E, W1/W2, E1/E2 कर दिया। उदाहरण में लिखा है क्या, AgNO3 और CuSO4 के विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर यदि उन्हें विद्युत धारा की समान मात्रा प्रभावित किया जाए तब W1/W2, E1/E2, नीचे क्या लिखा है, मुक्त हुए Ag का भार और मुक्त हुए Cu का भार बराबर Ag का तुल्यांकी भार बटे में Cu का तुल्यांकी भार। ध्यान से सुने प्लीज, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार नहीं है, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार नहीं है। Z अलग है, E अलग है, तीन चीजें हैं, Z, E और M, इनका अलग अलग संबंध है। Z का E से है, E का M से संबंध है, नीचे लिखा है, चिंता ना करें। अनुप्रयोग में क्या लिखा है, किसी तत्व या मूलक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में तो स्वाभाविक बात है कि यदि नहीं पता है तो निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना, ये तो पूरा उसी का ही सेंस है। नेक्स्ट, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बताइए, Z का बात चल रहा है, ठीक है। नोट में देखिए क्या लिखा है, विद्युत की मात्रा की बड़ी इकाई फैराड है या फैराडे है, दोनों बातें सेम है। एक फैराडे का मान 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा, 6.010 हो जाएगा 1 मोल, और आवेश क्या 1.6 गुणा कर दीजिए, ये तो मान नहीं निकलेगा, 96,400 कुछ निकलेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटेड मान है 96,500 कूलम। ध्यान रखना है, ये मान भी याद रखना है, फिजिक्स में तो काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए 96,500 कूलम की आवश्यकता होती है, मतलब 1 मोल को निक्षेपित करना। 1 मोल निक्षेपित करना मतलब है 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने से। यहाँ पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर, ये देखिए ये रिलेशन अच्छा है, ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल में भी। E बटे 96,500, जैसे कि हमने आपसे कहा कि 1 एम्पियर की धारा किसी CuSO4 के विलयन में, CuSO4 का विद्युत अपघट्ट ले रखा है, 1 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित की गई, तो बताइए कितना कॉपर निक्षेपित होगा। तो फिर क्या निकालना है, मतलब प्रथम नियम की बात चल रही है, W बराबर ZIT की बात चल रही है, वो उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक। अब तुमसे निकलवाना चाह रहा है कि ये क्या है, अब इसको और इसके बारे में दिया नहीं उसने, तो तुमको ये निकालना पड़ेगा इसकी मदद से। सो Z कैसे निकलेगा, E बटे 96,500, और E कैसे निकलेगा, CmCu बटे में CuSO4 है तो 2 96,500। यहाँ कॉपर का मान लीजिए कि जो आपका क्या कह सकते हैं परमाणु भार जो है वो रख दीजिए, यहाँ मान लीजिए कि इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, I आ जाएगा, T आ जाएगा, W आ जाएगा। क्या ये बात सही है, कहती कहीं बात, या वो मोलों के बारे में पूछ ले इसी में, तो मोलों के बारे में दिया जाएगा, ग्राम में जो भी मात्रा आएगी उसमें भाग दे देना, mm का, सो मोल आ जाएंगे। इस तरीके से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। कौन आया कहाँ से, ये यार इसी चीज़ से आया है, आपने ये चीज़ देखी नहीं, 96,500। आप ऐसे समझिए, आपने जो अभी हाल परिभाषा लिखी Z की,
जेड की परिभाषा आपने क्या लिखी, जस्ट इसी के ऊपर, किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने के लिए 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। सो 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होगा, ई का मान, ई का मान चाहिए ना आपको। 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या होगा, इतना, और ये क्या हुई, कितनी कूलाम में मात्रा, मतलब ये क्या है, ये पता है क्या लिखा है, ई बराबर जेड इंटू 96,500। तुम ये कह रहे 1 ग्राम तुल्यांक, भले ही आप ग्राम तुल्यांक में बोल रहे हैं, लेकिन फाइनली तो वो कुछ द्रव्यमान की मात्रा रहेगी, ठीक है, इतने ग्राम है उतने, जैसे मूला द्रव्यमान नहीं होता है ग्राम में, ये भी ग्राम में, ग्राम प्रति तुल्यांक में निकलेगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है, ये पता है, ये प्रथम नियम ही लिखा है, W बराबर जेड आई टी, ये आई टी का मान लिख दिया पूरा, समझे आप, इतने कूलाम। सो आई टी का मान रख दिया, अब आई टी का मान आपने 96,500 रख दिया, सो जेड बराबर ये इस रिलेशन में आ गया। सो 1 ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए आपको 96,500 चाहिए है, सीधी बात ये हो गया। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसी चीज़ से रिलेशन आया, रिलेशन अलग से नहीं बना है कुछ, ठीक है।